गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली बार हमने बहुत सारे एसिड बेस कॉन्सेप्ट देखे। अब ये भी एसिड बेस कॉन्सेप्ट है पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए अलग से क्वेश्चन आता है और इसका एप्लीकेशन आता है ज़्यादातर, है ना। तो हम देखते हैं नया कॉन्सेप्ट एक और, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी। इसको हम पियर्सन थ्योरी भी कहलाते हैं या शार्प थ्योरी भी कहते हैं। ये जो थ्योरी है शार्प थ्योरी, इट इज़ एम्पेरिकल थ्योरी। इसका कोई मैथमेटिकल हमको इसके पीछे कोई लॉजिक या कैलकुलेशन अभी तक नहीं मिला हुआ है। एक एम्पेरिकल थ्योरी है। एम्पेरिकल मतलब अनुभव से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, उन एक्सपेरिमेंट के बेस पर ये सिद्ध हुआ कि जो हार्ड एसिड है वो हार्ड बेस के साथ रिएक्शन अच्छा करता है, जो सॉफ्ट एसिड है वो सॉफ्ट बेस के साथ बहुत अच्छा रिएक्शन करता है। मतलब यदि हार्ड एसिड और सॉफ्ट बेस का रिएक्शन होगा तो यदि हो सकता है कुछ कॉम्प्लेक्स बने भी, नहीं बनेगा ऐसा नहीं है, हो सकता है कुछ कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड बने पर वो ज़्यादा समय तक एग्जिस्ट करेगा या उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ऐसा बहुत कम होता है। सॉफ्ट एसिड्स और हार्ड बेस के साथ भी यदि कुछ कॉम्प्लेक्स ही कंपाउंड बनता है तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसकी पॉसिबिलिटी कम होती है। किसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है? हार्ड एसिड के साथ हार्ड बेस, सॉफ्ट एसिड के साथ सॉफ्ट बेस। अपने ही नेचर के साथ वो स्टेबिलिटी ज़्यादा शो करते हैं। अब हम किसको हार्ड एसिड कह रहे हैं, किसको सॉफ्ट एसिड, या आप अच्छे से पहले नोट कर लेना इसको कैसा होता है। देखो इसको एसिड, हार्ड एसिड किसको हम कहेंगे? जिसका कि साइज स्मॉल हो, जिसका इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन हो, जिसमें हाई पॉजिटिव चार्ज हो, जो कि मोर रिएक्टिव हो, हाई पोलराइजिंग पावर हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी भी ज़्यादा हो। ठीक, वैसे ही हम इसको सॉफ्ट एसिड किसको कहेंगे? जिसका साइज़ कैसा हो? लार्ज साइज़ हो, है ना, नो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन हो, जिसमें लो पॉजिटिव चार्ज हो, लेस रिएक्टिव हो, लो पोलराइजिंग कैपेसिटी हो और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी हो। कब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी इसकी ज़्यादा है, इसकी क्या है? कम है। तो ये जो आपका 5-6 पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे हमेशा कि किसको हम हार्ड एसिड बोलते हैं और किसको हम सॉफ्ट एसिड कहते हैं। ठीक है, अब इसी के आगे इसका एग्जांपल्स, ये चार्ट आप एकदम रट लेना, है ना। इसी चार्ट पे ही क्वेश्चंस आते हैं, जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना वो इसके या तो एप्लीकेशन पे आएंगे या इसके चार्ट पे आते हैं। ठीक है, किसको मैं हार्ड एसिड कह रही हूँ? H+, जितने पॉजिटिव आयंस हैं, जो हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, है ना। और डी ब्लॉक एलिमेंट स्कैंडियम, लैंथेनम, सीरियम, टाइटेनियम, लॉरेंशियम, क्रोमियम, आयरन, मैग्नीज, है ना, मैग्नीज के दोनों +2, +7, एल्यूमिनियम +3, ये सब एस ब्लॉक एलिमेंट्स और जिनके की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? हायर है, ये सब कहलाते हैं हार्ड एसिड के अंदर आएंगे। ठीक है, अब उसके बाद सॉफ्ट एसिड किसको हम कहेंगे? जैसे बीच के डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, पैलेडियम हो गया, प्लेटिनम, कॉपर, सिल्वर, कैडमियम, मरकरी, टाइटेनियम, मोलिब्डेनम, ये सब बीच की जो है ना, ये सब कहलाते हैं सॉफ्ट एसिड कहलाते हैं। इन दोनों के बीच भी देखो, ये भी थ्योरी इतनी क्लियर नहीं थी कि हम एकदम से इसको कैटेगराइज कर दें कि ये हार्ड एसिड है और ये हार्ड बेस है। इसीलिए तो कुछ एलिमेंट्स हमको बॉर्डर लाइन के भी मिले, जिनको हम कभी कभी किसी केस में हम सॉफ्ट एसिड बोल देते थे और किसी किसी केस में हम इसको क्या बोल देते थे? हार्ड एसिड बोल देते थे। तो उनको हम क्या कहते हैं? बॉर्डर लाइन कहते हैं। जैसे रूबिडियम, सीजियम, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, ये जो लोअर ऑक्सीडेशन वाले हैं, इनको हम क्या कह रहे हैं? बॉर्डर लाइन कह रहे हैं। ठीक है, तो पीरियड, इसको एक कॉन्सेप्ट, एक रफ कॉन्सेप्ट आप कह सकते हो, एकदम कट टू कट इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि भाई ये हार्ड एसिड ही होगा या ये सॉफ्ट एसिड ही होगा। वो आप सिचुएशन या स्टेबिलिटी के अनुसार भी आप देखोगे थोड़ा सा। तो पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो सॉफ्टनेस क्या होती है? बढ़ती जाती है, इंक्रीज। लेफ़्ट टू राइट जाएंगे मतलब एस ब्लॉक कम सॉफ्ट होते हैं, बता दिया, हार्ड एसिड है, और जो राइट साइड के एलिमेंट्स होते हैं वो सॉफ्ट एसिड होते हैं। वैसे जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो भी उसका सॉफ्टनेस क्या होते जाता है? बढ़ते जाता है। मतलब ऊपर के जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? हार्ड होंगे, और नीचे के जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? सॉफ्ट होंगे। ठीक है, अब बेस, बेस क्या होते हैं? ये एसिड के बारे में बात होगी। अब आगे आ जाओ बेस के बारे में। बेस क्या बोलता है? हार्ड एसिड, हार्ड बेस और सॉफ्ट बेस, दो बेस है हमारे को पता है। इलेक्ट्रॉन डोनर एटम जो होता है वो बेस होता है। इसका साइज़ कैसा होता है? छोटा होता है। ठीक, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनर एटम है
पर इसका साइज़ क्या होगा, लार्ज होगा। लार्ज है साइज़ तो मैं इसको सॉफ्ट बेस कहूँगी, इसका साइज़ छोटा है तो इसको मैं क्या कहूँगी, स्मॉल हार्ड बेस कहूँगी। डोनर एटम इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यदि डोनर एटम क्या रहेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा तो हार्ड बेस कहलाएगा। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा तो क्या कहलाएगा, सॉफ्ट बेस कहलाएगा। लो नेगेटिव चार्ज है यदि तो वो हार्ड बेस कहलाएगा, और लो पोलराइजेबिलिटी है तो भी वो हार्ड बेस कहलाएगा। यदि उसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है तो वो क्या कहलाएगा, सॉफ्ट बेस कहलाएगा। तो ये सब बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आप ध्यान रखोगे तो आप उसमें से छांट पाओगे। आपको एक लिस्ट दे दी जाएगी, उसमें से छांटो कौन सा हार्ड है, कौन सा सॉफ्ट है ना, कौन सा स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है, तो उसके लिए एक आइडिया है आपको। हार्ड बेस देखो कौन कौन से होंगे, जितने भी बेसिक नेचर वाले चीज़ें हैं, अमोनिया हो गया, RnH2 हो गया, N2H4 एजाइड हो गया, H2 हो गया, OH हो गया, ROH हो गया, RO, R2O, एसिटिक एसिड, CO3 नेगेटिव, PO4, SO4, ये सब ठीक है। आप इसको पॉज करके नोट कर लेंगे टेबल को। लोकेलाइज्ड लोन पेयर आयन, ऑक्सीजन डोनर एटम, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऑल आर हार्ड बेस। ठीक, वैसे हम सॉफ्ट बेस देख लेते हैं। जितने भी नेगेटिव चार्ज वाले हैं, है ना, H नेगेटिव, R नेगेटिव, C2H4, C6H6, Cn नेगेटिव, RnC, CO, ये सारे क्या कहलाते हैं, सॉफ्ट बेस कहलाते हैं। फिर वही बात जैसे एसिड वाली भी थी, एकदम कट टू कट हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो एसिड है कि वो बेस है। एसिड बेस बता भी दिया तो भी ये नहीं बता सकते कि वो कट टू कट बिल्कुल हार्ड एसिड है या हार्ड बेस है ना। तो इस तभी तो हमको बॉर्डर लाइन मिलते हैं। तो बॉर्डर लाइन में क्या है, C6H5NH2, C6H5N3, N2, NO2, SO3, Br। मतलब ये बॉर्डर लाइन वाले जो बेस हैं वो कभी कभी हार्ड की तरह काम करेंगे, कभी कभी बेस की सॉफ्ट की तरह काम करेंगे। वो डिपेंड करेगा उसके एग्जाम्पल्स पर। अब सबसे इम्पॉर्टेंट इसका पार्ट क्या है, एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन के बेस पे ही आपके क्वेश्चंस आएंगे। पहला, एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को हम इस शार्प प्रिंसिपल के बेस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे ये क्या बोल रहा है हमारे पास कि कभी कभी क्वेश्चन आपका कैसे आएगा, देखो AgF2 का स्थाई कम है किसकी तुलना में, AgI2 की तुलना में, ऐसे क्वेश्चन आएगा। या AgI2 ज़्यादा स्थाई है AgF2 की तुलना में, क्यों, उसका रीज़न सेम। जब AgI2 को हम अलग अलग करेंगे तो सिल्वर जो होता है सॉफ्ट एसिड होता है, आयोडीन होता है सॉफ्ट बेस होता है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं, सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस का कॉम्बिनेशन होगा तो स्टेबल बनाएगा। यहाँ पर हम जाएंगे तो सिल्वर जो होता है सॉफ्ट एसिड है लेकिन फ्लोराइड है हार्ड बेस है। सॉफ्ट एसिड के साथ हार्ड बेस का कॉम्बिनेशन स्टेबल कभी नहीं बनेगा, खत्म। ठीक, वैसे ये एग्जाम्पल बहुत बार पूछा हुआ एग्जाम में, इसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे कि कोबाल्ट फ्लोराइड के साथ ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, कोबाल्ट आयोडीन के साथ कम स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। वही कॉन्सेप्ट सब, हार्ड एसिड हार्ड बेस स्टेबल, हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स। ठीक, ये पहला इसका एप्लीकेशन हो गया कि वो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है। कौन, पियर्सन थ्योरी। ठीक, दूसरा वो एक्सप्लेन किसको कर रहा है, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब हर कोई आयोनाइज हो रहा है। जैसे लिथियम आयोडाइड के साथ CSF लिए, इसमें लिथियम Li और आयोडीन में हुआ और ये सीजियम और फ्लोराइड में हुआ। वैसे ही अब इसमें से क्या हुआ, हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस, सॉफ्ट एसिड हार्ड बेस। ऑब्वियसली स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, जो सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस बन रहा है, हार्ड एसिड हार्ड बेस। तो ये वाला रिएक्शन में क्या होगा, ये रिएक्शन अच्छे से होगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर रहा है ना, डिकम्पोजिशन हो रहा है इसमें। देन तीसरा, एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचर ऑफ बॉन्डिंग फॉर एम्बीडिएंट लिगेंड। एम्बीडिएंट लिगेंड कैसा लिगेंड होता है जिसमें दो साइड होते हैं, है ना, दो साइड होता है मतलब एक दोनों तरफ से। जैसे मान लो मैं बता रही हूँ आपको थायोसाइनेट, थायोसाइनेट जो होता है HCl है ना, ये नाइट्रोजन से भी किसी मेटल से जुड़ सकता है और सल्फर से भी किसी मेटल से जुड़ सकता है। तो ये लिगेंड क्या कहलाता है, एम्बीडिएंट लिगेंड कहलाता है। तो ये देखो पैलेडियम के साथ कैसा कॉम्प्लेक्स बना रहा है, HCN के साथ जुड़ा यहाँ पर, है ना, और यहाँ पे HCNS के साथ जुड़ा। तो ये क्या बना रहा है, पूरा एक बहुत अच्छा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना रहा है। तो ये पैलेडियम सॉफ्ट एसिड है और ये जो एम्बीडिएंट लिगेंड है वो क्या है, सॉफ्ट बेस है। तो ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स कैसा बनाएगा, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा।
राइट। देन एक्सप्लेन द कैटालिटिक बिहेवियर। कैटालिटिक बिहेवियर क्या है? C2H4+H2 कैटलिस्ट सब जानते हैं, जो रिएक्शन रेट को एनहेंस कर देता है, और कैटलिस्ट प्रमोटर भी होता है बहुत सारा, है ना। तो ये कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है। यदि हम एसिड बेस का कॉम्बिनेशन को लेंगे तो वो रिएक्शन रेट को क्या करता है? एनहेंस करने का काम करता है, ठीक है, एड्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। देन अगला क्या है? एक्सप्लेनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी। कोई भी चीज़ किसमें डिज़ोल्व होगी, भाई जरूरी थोड़ी हर चीज़ हर में डिज़ोल्व अच्छे से घुला ज़रूरी नहीं ना, तो वो कि कौन सा चीज़ किस में अच्छे से डिज़ोल्व होगा वो इस थ्योरी के बेस पर हम अच्छे से बता सकते हैं। जब हम देखो सिल्वर फ्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड को लेते हैं तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होती है? सिल्वर फ्लोराइड की होती है। तो लेफ़्ट टू राइट जब हम जा रहे हैं तो इसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है? डिक्रीज होती चली जा रही है, ठीक। अब उसके बाद आ जाओ उसका अगला 6th, है ना, मेटल और ओर, है ना। मेटल और ओर, देखो नेचर में जो मेटल मिलता है वो ओर के फॉर्म में मिलेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे सिल्वर पड़ा है, यहाँ पे गोल्ड पड़ा है, ऐसा नहीं, है ना। वो कैसा होता है? अपने ओर के फॉर्म में होगा, जिसके साथ उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी अच्छी होगी वो उसके साथ मिलता है। यदि वो फ्लोराइड के साथ मिलेगा तो फ्लोराइड AgF बना लेगा, क्लोराइड के साथ उसकी बाइंडिंग अच्छी है तो AgCl बनाता है। तो वो कैसे ओर के फॉर्म में ज़्यादातर मिलेगा, वो शार्प प्रिंसिपल ने समझाया कि मैग्नीशियम और कैल्शियम ज़्यादातर कार्बोनेट के रूप में मिलेंगे, सिल्वर ज़्यादातर सल्फाइड के रूप में मिलेगा, आयरन ज़्यादातर ऑक्सीजन के रूप में या Fe3O4 के फॉर्म में मिलेगा। तो ये बाइंडिंग कैपेसिटी किसके साथ ज़्यादा है, इसको कौन समझाता है हमको? प्रिंसिपल, शार्प प्रिंसिपल, ओके। बायोलिक जैविक भी इसका बहुत सारा यूज़ है। क्या यूज़ है? जैसे मरकरी है, मरकरी जो है पॉइजनिंग होता है, पॉइजनिंग नेचर का होता है। तो जो मरकरी होता है इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी एमिनो एसिड के साथ बहुत अच्छी है, इसलिए यदि एनवायरनमेंट में या कहीं पर मरकरी है तो हमारे ब्लड में बहुत जल्दी वो क्या हो जाता है? डिज़ोल्व हो जाता है। हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेसिटी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बहुत अच्छा है। यदि एनवायरनमेंट में कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा रहेगा तो बहुत जल्दी वो हमारी बॉडी में डिज़ोल्व कर पाएगा। लेकिन ऑक्सीजन के साथ भी इसकी बॉन्डिंग कैपेसिटी, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड के कंपैरिजन में ऑक्सीजन के साथ इसकी बाइंडिंग कम है। तो यदि कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों एनवायरनमेंट में तो ज़्यादा जल्दी कौन घुलेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड घुलेगा, ठीक। ऐसे एक डिसीज़ आया था बीच में, विल्सन डिसीज़ क्या बोलते हैं हम उसको, कि यदि एक्सेस ऑफ कॉपर हो जाता है ना, कॉपर यदि एक्सेस हो जा रहा है तो वो विल्सन डिसीज़ है। इसका ट्रीटमेंट करने के लिए एक मेडिसिन बनाया गया था, दैट इज़ पेंसिलमाइन ड्रग, है ना। क्यों? क्योंकि इस ड्रग का बाइंडिंग कैपेसिटी हमारे ब्लड में अच्छा था, इसलिए इसने कॉपर को क्या कर दिया? इसके साथ एलिमिनेट कर दिया, ठीक। एक और इसमें प्रोसेस आता है, दैट इज सिम्बायोसिस प्रोसेस। सिम्बायोसिस प्रोसेस क्या चीज़ होता है? सिम्बायोसिस प्रोसेस मतलब यदि जैसे देखो BF3 है, BF3 का रिएक्शन किसके साथ हो रहा है? BF3 को हाइड्रोजन के साथ इसका रिएक्शन हो रहा है तो वो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन जल्दी कर देता है। तो सिमिलर थिंग्स का यदि एग्जिस्टेंस एक साथ होगा तो वो क्या कहलाएगा? सिम्बायोसिस प्रोसेस कहलाता है ना। एक समान घटनाएं एक बार में जल्दी जल्दी होगी तो वो सिम्बायोसिस प्रोसेस कहलाता है। इसका एग्जांपल BF3+H BH4, ठीक। तो आज यहाँ पे शार्प प्रिंसिपल यहीं पर डी एंड एसिड बेस आपका यहाँ पर ख़त्म हो गया, यूनिट 1 का एक टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में अगला किसी और टॉपिक के साथ हम मिलते हैं। ओके, बाय।